बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर 25 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी। उसमें हम देख रहे थे न्यूक्लियर एनर्जी का क्या एडवांटेज है और इसके अलावा क्या उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर। ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। तो आज हम मज़ीद इसी ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लोबल वार्मिंग, इसके अलावा एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इस तरह के कुछ इश्यूज़ जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से या एयर पोल्यूशन से रिलेटेड हैं, उनको आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लोबल वार्मिंग का ताल्लुक एयर पोल्यूशन के साथ है। दिस इज एन इशू ऑफ एयर पोल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम सरवाइव कर रहे हैं, इस इन्वायरमेंट में जितनी भी गैसेस हमारे गिर्द मौजूद हैं उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर की अगर आप कंपोजिशन देखें, नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वो क्या है? नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इस नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर? जो नॉर्मल नेचुरल कंपोजिशन है, नॉर्मल से मतलब है नेचुरल कंपोजिशन। सबसे मेजर इंग्रेडिएंट क्या है इस एटमॉस्फेयर का? तो सबसे मेजर इंग्रेडिएंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन विच इज अप्रॉक्सीमेटली 78 या 79% के करीब इसको कंसिडर किया जाता है, नाइट्रोजन। और उसके बाद जो दूसरा मेजर कंपोनेंट इस एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारे इस एटमॉस्फेयर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 21% के करीब मौजूद है। और फिर तीसरे नंबर पर जो गैस आती है वो दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी कंसंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। इसकी कंसंट्रेशन कुछ अरसे पहले तक 0.03% के करीब थी और अब ये बढ़कर 0.04% के करीब हो गई है। यानी इस वक्त जो करंट इसकी कंसंट्रेशन है वो 0.418, इसको आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं 418 ppm। ppm स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन। तो 418 पार्ट्स पर मिलियन इसकी कंसंट्रेशन हो चुकी है और ये डे बाय डे इसकी कंसंट्रेशन में राइज आ रहा है। इसके अलावा ये 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स बताएं आपको, बाकी कुछ दीगर जो चीज़ें, अदर गैसेस, वो रिमेनिंग लेस देन 1% के करीब वो मौजूद हैं। अदर गैसेस तो वो लेस देन 1% है। तो इसमें आप नोट करें कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। और कैसे इंक्रीज हो रही है? कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग CO2 कंसंट्रेशन क्या है? कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग CO2 कंसंट्रेशन। सो एज फार एज कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग CO2 कंसंट्रेशन वो क्या है? तो उसमें सबसे जो मेजर कॉज है वो ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे? जैसे हम ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते जा रहे हैं,
चूँकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है और उसको सपोर्ट करने के लिए जाहिर है कि रिसोर्सेज को बढ़ाना ज़रूरी है, और इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपैंड किया जा रहा है। और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं तो उनसे निकलने वाला एग्जॉस्ट जिसके अंदर बहुत सारा फ्यूल बर्न किया जा रहा होता है, तो उस बर्निंग ऑफ फ्यूल के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रही होती है। इसके साथ साथ जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो वो ऑटोमोबाइल्स, उनमें भी ज़ाहिर है फ्यूल की बर्निंग होगी और उसके नतीजे में CO2 इमिट होगा। और इसके साथ साथ दरख्तों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के ये मेजर सिंक कंसिडर किए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रीज ग्रेजुअली कम हो रहे हैं। अर्थ का जो ओवरऑल ऑक्यूपाइड एरिया था ट्रीज के साथ, वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। तो ये डिफॉरेस्ट्रेशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और excessive use of automobiles, all these are the factors that cause increase in CO2 consumption. असल में सिवाय ये डिफॉरेस्टेशन के बाकी तमाम के अंदर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जो मेजर एक्टिविटी जिसको हम पिन पॉइंट कर सकते हैं वो दरअसल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है। तो ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हो रहा है, ये ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी हो रहा है। ठीक है, तो इन तमाम जगहों पर इन फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से पैदा होने वाली ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रेजुअली ऐड हो रही है, और चूंकि दरख्तों में कमी वाक़ई हो रही है और ये CO2 यूटिलाइज हो नहीं रही, नतीजे में CO2 कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है। CO2 कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ने से क्या होगा? तो इससे दो तरह के इम्पैक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। एक को आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग CO2 कंसंट्रेशन। देखो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। कॉन्सिक्वेंस, या इसको आप इफेक्ट भी कह सकते हैं, इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग CO2 कंसंट्रेशन। तो CO2 कंसंट्रेशन जैसे जैसे ये एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ रही है, तो इसके इंक्रीज होने से हमारे इस एटमॉस्फेयर में एक ब्लैंकेट स्टैब्लिश हो गया CO2 का। CO2 बहुत ज़्यादा ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती, ये हमारे अर्थ के बिल्कुल इमीडिएट एटमॉस्फेयर के अंदर सस्पेंड करती है। ना सिर्फ CO2 बल्कि इसके साथ साथ कुछ दूसरी गैसेस भी इसके साथ शामिल हो जाती हैं इस ब्लैंकेट को फॉर्म करने में, इस लेयर को फॉर्म करने में, जिसमें CO2 के साथ CH4 मीथेन भी इसमें इंक्लूडेड है, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसके साथ साथ इसके अंदर टू सम एक्सटेंट ओजोन भी इसमें इंक्लूडेड है, और वाटर वेपर्स। तो ये गैसेस भी इसके अंदर शामिल हो जाती हैं इस लेयर को फॉर्म करने में, और ये लेयर एक ऐसी लेयर बन जाती है जो सन की हाई एनर्जी रेडिएशंस को पेनिट्रेट तो करने देती है। ये लेयर, जब सन से ये रेडिएशंस आ रही होती हैं उस वक्त एनर्जी इनमें ज़्यादा होगी, तो वो हाई एनर्जी रेडिएशंस पेनिट्रेट तो कर जाएंगी, लेकिन जब ये सन रेडिएशंस अर्थ की सरफेसेस के साथ टकरा कर अपनी एनर्जी लूज करेंगी एंड दे आर कन्वर्ट इनटू हीट रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस में ये तब्दील होंगी। सो दोज इंफ्रारेड रेडिएशंस आर ट्रैप्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज गैसेस। ठीक है, इन गैसेस में सरे फहरिस्त है CO2, बाकी गैसेस भी इसमें अगरचे कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन CO2 की मौजूदगी की वजह से ये सन की इंफ्रारेड जो वार्म रेडिएशंस हैं, ये चूँकि यहाँ पे ट्रैप कर जाएंगी और ये वापस एस्केप नहीं कर सकेंगी हमारे इस लोअर एटमॉस्फेयर से। तो नतीजे में ये होगा कि अर्थ सरफेस का टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देगा। इंक्रीजिंग CO2 कंसंट्रेशन, इसका मेजर इफेक्ट क्या डेवलप होगा? इसकी वजह से
अर्थ का सरफेस टेम्परेचर राइज करेगा, विच इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, यानी ये इफेक्ट इसको हम पिन पॉइंट कर सकते हैं एज ग्लोबल वार्मिंग. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग CO2 कंसंट्रेशन? इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है. तो ये ग्लोबल वार्मिंग डेवलप हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मजीद क्या प्रॉब्लम्स राइज हो सकते हैं? तो कहा जाता है कि अगर ये ग्लोबल वार्मिंग का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो ऐसी सूरत में हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा. एन इंक्रीज ऑफ ओनली 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड would make the world warmer than any time in the past 100,000 years. कहते हैं कि सिर्फ ये 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ये टेम्परेचर राइज करता है तो ये राइज इस कदर राइज होगा जो कि पिछले कोई 1,00,000 साल में भी इतना एवरेज राइज ऑब्जर्व नहीं किया गया. और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन और बढ़ेगी तो ये राइज और बढ़ता चला जाएगा. तो इसकी वजह से जो मेजर इम्पैक्ट डेवलप होने का अंदेशा है, जो कि हो भी रहा है और ग्रेजुअली मजीद चांस है, वो क्या है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट. दैट लॉन्ग टर्म इफेक्ट इज द मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स. दैट लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इस ग्लोबल वार्मिंग का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो क्या हो सकता है? दैट लॉन्ग टर्म इफेक्ट इज एक्चुअली द मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स में और आइस कैप्स में क्या फ़र्क होता है? ये जो आइस कैप्स हैं, दीज आर फ्रोजन वाटर इन द सी. दिस इज फ्रोजन वाटर इन सी एंड ओशन. सी और ओशन के अंदर जो फ्रोजन वाटर उसको आइस कैप्स कहा जाता है. वेयर एज ग्लेशियर्स क्या होते हैं? Glacier refers to the frozen water on land. Frozen water on land, यानी माउंटेन्स के ऊपर जो फ्रोजन वाटर वो ग्लेशियर्स हैं, और इसके अलावा जो समंदर के अंदर फ्रोजन वाटर उसको आइस कैप्स कहा जाता है. इनकी मेल्टिंग होगी और ड्यू टू देयर मेल्टिंग क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ आइस की वजह से वाटर लेवल राइज करेगा समंदर का. स्पेशली कौन सी मेल्टिंग सी लेवल को राइज करने का सबब बन सकती है? आइस कैप्स की मेल्टिंग की वजह से सी लेवल राइज करेगा, या ग्लेशियर्स की मेल्टिंग की वजह से, या दोनों की मेल्टिंग से सी लेवल राइज होने का अंदेशा है? आप क्या समझते हैं? ग्लेशियर सर. क्यों ग्लेशियर? व्हाई नॉट आइस कैप्स? शाबाश. क्योंकि सर वो वॉल्यूम पहले से ऑक्यूपाई कर रही है ना वहाँ पे. जी सर, क्योंकि वो पहले से ही वहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है ना. हाँ जी, आइस कैप्स की फॉर्म में जो फ्रोजन वाटर है उसने वॉल्यूम ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ है सी और ओशन के अंदर. वेरी गुड. लिहाजा अगर वो मेल्ट हो भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. उसने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना था वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ, उसकी मेल्टिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ना. सी लेवल जितना है उतना ही रहना. असल इफेक्ट आएगा ये जब ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होगी. तो जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो उसकी वजह से फ्लड्स आएंगे. ठीक है, इसकी वजह से बड़े बड़े फ्लड्स आएंगे, और उन फ्लड्स के साथ साथ जो फ्लड वाटर है वो जब हमारी लैंड सरफेस से गुजरेगा, शहरों से गुजरेगा, तबाही मचाएगा. और ये सारा जो फ्लड वाटर है ये थ्रू द रिवर जब सी के अंदर ऐड होगा तो ऐसी सूरत में सी लेवल राइज करेगा. ठीक है, ये फ्लड वाटर थ्रू रिवर्स अल्टीमेटली इसकी डेस्टिनेशन क्या होगी? इट एंटर्स इनटू सी एंड ओशन.
ठीक है, सी और ओशन के अंदर ये एंटर होगा और इस तरह से सी लेवल राइज करेगा। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सी लेवल के अंदर ये राइज इस तरह से चलता रहा तो बहुत सारे जो कोस्टल सिटीज़ हैं उनके सिंक होने का ख़तरा है, और इसके साथ साथ जो आइलैंड्स हैं, स्मॉल आइलैंड्स, वो सारे सिंक होने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड राइजिंग ऑफ द सी लेवल। इसकी वजह से ये इस तरह के बहुत मेजर इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, इसके लिए इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। हाउ टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, हाउ टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने का एक तरीका तो ये है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ख़त्म कर दें, ज़ीरो कार्बन इंडस्ट्री को प्रमोट करें, यानी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कोई ऐसा फ्यूल यूटिलाइज किया जाए जो कि कार्बन फ्री हो, जिससे कार्बन इमिट ना हो। तो इस तरह से फिर ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। या फिर दूसरा हल क्या होगा, ज़ाहिर है बहुत सारी जगहों पर हमें फॉसिल फ्यूल को यूज़ करना नागुज़ीर होता है और हम कोई दूसरे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पर अक्सर जगहों पर रिलाई नहीं कर पा रहे होते हैं, तो इस वजह से हमें यूज़ करना पड़ता है फॉसिल फ्यूल, और उसकी बर्निंग से फिर ये चीज़ें रिलीज़ तो होंगी। तो ऐसी सूरत में इसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए फिर ट्री प्लांटेशन की जाए। तो दो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मेजर्स हैं टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग। एक तो रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, रिड्यूस द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये एक एस्पेक्ट है इसका, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। और दूसरा इफेक्ट है, दूसरा मेजर है फॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, क्या मतलब होता है इन दोनों का? रीफॉरेस्टेशन का मतलब है किसी जगह पर अगर फॉरेस्ट कट कर दिया जाए तो दोबारा वहाँ पर अगर ये एहसास हो जाए कि गलत हो गया काम और दोबारा वहाँ पर फॉरेस्ट को डेवलप करने की कोशिश की जाए, दिस स्ट्रेटजी इज़ नोन एज रीफॉरेस्टेशन। लेकिन अगर ये एहसास और ज़्यादा शदीद तर हो जाए कि भाई ये बहुत गलत काम हो गया था फॉरेस्ट की कटिंग, चलो जिस जगह पर फॉरेस्ट कट किया वहाँ तो फॉरेस्ट दोबारा स्टैब्लिश किया जाए, लेकिन किसी ऐसी जगह पर भी फॉरेस्ट डेवलप कर दिया जाए जहाँ पर पहले से फॉरेस्ट मौजूद नहीं था, दिस स्ट्रेटजी इज़ नोन एज एफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन, जहाँ पहले से फॉरेस्ट मौजूद था, कट करने के बाद दोबारा से डेवलप किया जाएगा, वो रीफॉरेस्टेशन है। और एक इंटायरली न्यू प्लेस के ऊपर अगर फॉरेस्ट इस्टेब्लिश करते हैं, दिस इज़ नोन एज एफॉरेस्टेशन। सो इन दोनों के ज़रिए आप ग्लोबल वार्मिंग को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीज आर द नेचुरल सिंक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे। तो ये जो आपने ग्लोबल वार्मिंग देखा, इस ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड एक और चीज़ भी है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या रिलेशन है? ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। पहले तो जरा समझ लें ये ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कह रहे हैं हम। ग्रीन हाउस का मतलब होता है एक ऐसा हाउस जहां पर प्लांट्स को कल्टीवेट किया जा रहा हो। इसका कलर ग्रीन नहीं होता, लेकिन बिकॉज ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट्स दिस हाउस इज सपोज्ड टू बी द ग्रीन। ये ग्रीन हाउस कहलाता है बिकॉज ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट्स। ये असल में प्लांट्स की कल्टीवेशन के लिए इस तरह के स्पेशल हाउसेस ये उन इलाकों में डेवलप किए जाते हैं जिन इलाकों में बहुत सख्त सर्दी पड़ती है। बाहर का जो टेम्परेचर है यहाँ इन इलाकों में बहुत लो होता है, वेरी लो आउटर टेम्परेचर, बहुत लो आउटर टेम्परेचर होगा इस इलाके में। और उस लो आउटर टेम्परेचर की वजह से
गर्मियों की क्रॉप्स को यहाँ पे उगाया नहीं जा सकता, उनको कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। तो उन गर्मियों की क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए ऐसे स्पेशल हाउसेस बिल्ट किए जाते हैं जिनकी रूफ किसी ऐसे मटेरियल की होती है जैसे कि ग्लास या फाइबर, कि उससे सन रेडिएशंस अंदर पास तो कर जाती हैं, लेकिन अंदर जाकर वो सन रेडिएशंस जब हीट में ट्रांसफॉर्म होंगी इंफ्रारेड रेडिएशंस में, तो वो इंफ्रारेड रेडिएशंस इस हाउस से बाहर एस्केप नहीं हो पाएंगी और नतीजे में ये हीट रेडिएशंस अंदर ट्रैप हो जाएंगी। तो आप देखेंगे कि बाहर का टेम्परेचर बहुत लो था, लेकिन इस हाउस का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा। हाई इनर टेम्परेचर ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ हीट रेज, हाई इनर टेम्परेचर ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ हीट। तो हीट की ट्रैपिंग की वजह से इस हाउस के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से राइज कर जाएगा और हम आसानी से फिर वो जो गर्मियों की क्रॉप्स होती हैं वो इन इलाकों में कल्टीवेट कर सकेंगे इन हाउसेस के अंदर। तो चूंकि यहाँ पर प्लांट्स को कल्टीवेट किया जा रहा होता है, इस वजह से इस हाउस को कहते हैं ग्रीन हाउस। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस। अब इस ग्रीन हाउस के अंदर जो आपने एक इफेक्ट मुलाहिजा किया कि हीट रेडिएशंस यूं ट्रैप हो गई हैं और उससे एक वार्मिंग इफेक्ट डेवलप हो गया है, तो इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया गया है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही ये ग्लोबल वार्मिंग में भी हो रहा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को किसी हद तक हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कह सकते हैं, बट एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में जब डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम ये करते हैं कि देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल फेनोमेनॉन है, नेचुरल फेनोमेनॉन जो कि नेचर में वैसे भी हो रहा है। बेशक अगर CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ना भी हो, नॉर्मल CO2 कंसंट्रेशन हो, तो ऐसी सूरत में CO2 और बाकी जो गैसेस एयर के अंदर मौजूद होती हैं वो हीट को थोड़ा बहुत ट्रैप ज़रूर करती हैं। आप इमेजिन करें कि अगर हमारा ये एटमॉस्फेयर ना होता, वैसे तो चलो सांस लेना तो मुश्किल होना ही था, वो तो एक अलग कहानी है। सपोज करो कि अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता, यहाँ पर बिल्कुल स्पेस होती, तो ऐसी सूरत में हमारी अगर अर्थ सरफेस के ऊपर सन रेडिएशंस टकराती और वो वापस सारी बैक हो जाती और वो यहाँ पर हीट की फॉर्म में रिटेन ना होती, तो ऐसी सूरत में ये जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाता। तो नेचर के अंदर ये जो एटमॉस्फेयर हमारा बिल्ट हुआ है, इसके अंदर मौजूद गैसेस ने जो हीट को यहाँ पे ट्रैप किया है, उससे एक किस्म की हीट थोड़ी बहुत ट्रैप हो जाती है और हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, वरना ये अर्थ बहुत ज़्यादा कूल हो जाती। तो ये जो इस तरह का इफेक्ट डेवलप हो रहा है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाएगा, जो नेचुरली हमारी एयर के अंदर हो रहा है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग टर्म हम स्पेसिफिकली उस वक्त यूज़ करते हैं जब ये इफेक्ट विगरस हो जाए, यानी जब ये अननेचुरल हो जाए, जितना नेचुरली ये इफेक्ट होना था उससे जब ये क्रॉस करेगा, देन इट बिकम्स अ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग एक एडवर्स चीज़ है, जबकि ग्रीन हाउस इफेक्ट ये एक सूटेबल इफेक्ट है। हालांकि इन बोथ केसेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल बी इंक्रीज्ड, लेकिन ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के नतीजे में टेम्परेचर राइज कर रहा है, दिस इज बेनिफिशियल फॉर अस, बट एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर में राइज आ रहा है वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स राइज हो रहे हैं जिनका पीछे हमने अभी जिक्र किया है। ठीक है, तो ये इस तरह से इन दोनों टर्म्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हालांकि दीज टू टर्म्स सम टाइम यूज इंटरचेंजेबली। जी, तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसिड रेन। एसिड रेन ये एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है एयर पोल्यूशन का। एसिड रेन इज एनी रेन या प्रेसिपिटेशन कंटेन एसिडिक कंटेंट्स। एसिड रेन, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज एसिड रेन? तो एसिड रेन इज एनी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हम ऑलरेडी ये टर्म यूज़ कर चुके हैं कि वाटर ऊपर एवोपरेट करने के बाद जब नीचे फॉल करेगा इन डिफरेंट फॉर्म्स, चाहे वो स्नो की फॉर्म में या हेल की फॉर्म में या इवन रेन की फॉर्म में, तो उस प्रेसिपिटेशन के अंदर प्रेसिपिटेशन
containing acidic contents, is called acid rain. उसको in general acid rain कहा जाएगा. In general it is known as acid rain. तो ये एसिड रेन किस तरह से डेवलप होती है? आमतौर पर ये कन्फ्यूजन पाई जाती है, शायद ये किसी ख़ास दिन ये एसिड रेन होती है, साल में या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद. ऐसा नहीं है, बल्कि एसिड रेन जब भी कुछ अरसे के बाद रेन होगी, और स्पेशली किसी अर्बन एरिया के अंदर, यानी शहरी इलाके में जहाँ पर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन ज़्यादा होती है, वहाँ पर जब भी कुछ अरसे के बाद रेन फॉल होगी, तो उस वक्त उस रेन का जो पहला घंटा होगा उसमें जितना भी वो पानी नीचे गिरेगा वो दरअसल एसिड रेन होगी. शुरू के टाइम में जितनी भी रेन गिरेगी वो सारी एसिड रेन होगी. उसके बाद जब वो एटमॉस्फेयर साफ़ हो जाएगा तो बाद में जो रेन हो रही होगी वो बिल्कुल साफ़ होगी. असल में होता यह है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस रिलीज़ हो रही होती हैं जिनको सॉक्स एंड नॉक्स कहा जाता है. ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये सॉक्स कहलाते हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड्स, और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इनको नॉक्स कहा जाता है. तो ये सॉक्स एंड नॉक्स आर द गैसेस विच आर ऑल्सो रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल. आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ में या फिर ऑटोमोबाइल्स, उनके अंदर जब फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है तो उस बर्निंग के दौरान ये सल्फ़र ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स लिबरेट होंगे और एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और एटमॉस्फेयर में जाकर इन कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन होती है और वाटर के साथ फिर ये कंबाइन करके नीचे गिरते हैं. H2SO4 और HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में ये रेन वाटर के साथ इसके कंटेंट्स नीचे फॉल करते हैं, और नीचे मौजूद सॉइल या फिर सॉइल के अलावा वाटर बॉडीज़ या फिर दूसरी जो हमारी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर ये एसिडिक कंटेंट्स बुरे असरात मुरतब करते हैं. तो इस तरह से ये एसिड रेन फॉर्म हो रही है. एसिड रेन के कॉजेज़ में अगेन आपने ये ऑटोमोबाइल्स और इंडस्ट्रीज़ का एग्जॉस्ट और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इसी को इंक्लूड करना है. ठीक है, ये इसके कॉजेज़ कहलाएंगे, कॉजेज़ ऑफ एसिड रेन. और इस एसिड रेन की वजह से जो प्रॉब्लम्स राइज होने का अंदेशा है, उन प्रॉब्लम्स में, या इसको इफ़ेक्ट्स कह सकते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. तो एसिड रेन की वजह से जो मेजर इफ़ेक्ट्स हैं, सॉइल एसिडिटी में इजाफा होगा, इंक्रीज ऑफ सॉइल एसिडिटी, इंक्रीज ऑफ सॉइल एसिडिटी, सॉइल एसिडिटी में इजाफा होगा, और सॉइल एसिडिटी में इजाफे की वजह से प्लांट ग्रोथ अफेक्ट होगी. एसिड रेन डैमेजेस द लाइफ फॉर्म्स इन द फॉरेस्ट, डैमेज ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन फॉरेस्ट, डैमेज ऑफ फॉरेस्ट लाइफ फॉर्म्स, फॉरेस्ट लाइफ, तो फॉरेस्ट लाइफ को भी डैमेज होगा. एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, वहां पर भी अफेक्ट आएगा. इट किल्स एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वाटर बॉडीज की पीएच भी लो हो जाएगी, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी ये एसिड रेन किल करती है, एक्वेटिक लाइफ. और इसके साथ साथ इट आल्सो इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ सर्टेन मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम that may prove toxic to many organisms in ecosystem. ठीक है, ये क्वांटिटी ऑफ सर्टेन मेटल को भी इंक्रीज करती है एनवायरनमेंट के अंदर. इंक्रीज ऑफ सर्टेन मेटल, ये असल में ये मेटल्स जो इन्वायरमेंटल कंपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर ये रिलीज होंगे, मेटल्स, दैट इज एल्यूमिनियम.
और जब ये इस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर इनका रिलीज ज़्यादा होगा तो ये इन्वायरमेंट में मौजूद बायो कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरफेयर करेंगे। इसके अलावा इट ऑल्सो कॉजेज डैमेज टू द बिल्डिंग्स, डैमेज टू बिल्डिंग्स, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट्स वगैरह, स्टोन स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स यानी स्टोन स्ट्रक्चर्स, मुख्तलिफ किस्म के जो स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं उनको ये डैमेज करती है एसिड रेन। जिसकी एक एग्जांपल जैसे ताजमहल आगरा के अंदर मौजूद है, और ड्यू टू एसिड रेन उसकी दीवारों के ऊपर, और इसी तरह से ये जैसे कायद आज़म का मज़ार कराची में या इस तरह के और दीगर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मीनार पाकिस्तान है, तो इनकी दीवारों के ऊपर ड्यू टू एसिड रेन क्रोजन हो रही है। इसको कहते हैं स्टोन कैंसर। वो आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्टोन मॉन्यूमेंट्स हैं ख़राब हो रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम एसिड रेन के साथ कंसर्न है। अब इस एसिड रेन को रोकने के लिए क्या मेजर अडॉप्ट करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल को कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ ट्री प्लांटेशन से गुजारा नहीं है, बल्कि असल चीज़ है कि यहाँ पर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड अल्टरनेट एनर्जी यूज़ को प्रमोट करना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसी तरह का एक और इफेक्ट देखिए, ओजोन लेयर डिप्लीशन। अनदर इफेक्ट इज ओजोन layer depletion. Ozone layer depletion, ozone basically O3, it is the component of stratosphere. ये हमारे लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर भी मौजूद है, और जो सेकंड लेयर है टोपोस्फेयर से ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अंदर भी ये मौजूद है। O3 that is ozone. ओजोन ये ऑक्सीजन की तरह बिल्कुल ना इसका कोई कलर है, कलरलेस और ऑर्डरलेस किस्म की गैस है। दिस इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ऑर्डरलेस गैस, कोई इसकी स्मेल भी नहीं होती है, और ये गैस बेसिकली ऑक्सीजन से ही ड्राइव होती है। O2 ड्यू टू एक्सपोजर इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जब UV रेडिएशंस में O2 का एक्सपोजर होगा तो इस UV रेडिएशन के इफेक्ट की वजह से O2 स्प्लिट करेगा और फिर ये O3 में कन्वर्ट होगा। O3, तो इस तरह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के ज़रिए O3 बनता है, और O3 फिर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस O3 को ब्रेक नहीं कर पाती हैं, और इस तरह से O3 दैट इज ओजोन, ये हमारे अपर एटमॉस्फेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ब्लॉक कर देता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नीचे नहीं आ पाती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लेयर। इसको कहते हैं ओजोन लेयर। ये जो ओजोन रिच लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, उसको ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन रिच लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड ओजोन लेयर। ये दरअसल ओजोन लेयर है, और इस ओजोन लेयर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कुछ डिप्लीशन वाक़या हो रही है, इसकी थिकनेस में कमी वाक़या हो रही है। अगरचे अब ये कमी दोबारा से रिप्लेनिश होने लग गई है, दोबारा इसके अंदर एडिशन होना शुरू हो गया है ड्यू टू सम स्ट्रेटजीज़ जो इंसान ने अब यूज़ करना शुरू की हैं। लेकिन बहरहाल शुरू में जो रिपोर्ट हमारे सामने आई थी उसकी वजह से यहाँ पर कुछ कमी वाक़या हो गई थी। जैसे वो कमी किस तरह से वाक़या हुई, उसका मेजर कॉज क्या है, तो इसके मेजर कॉजेज़ में आप याद रखें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये मेजर कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। नॉर्मल जो कंसंट्रेशन है ओजोन की, नॉर्मल कंसंट्रेशन
अपर एटमॉस्फेयर के अंदर ये ज़्यादा है और लोअर एटमॉस्फेयर में इसकी कंसंट्रेशन कम है। जैसे अगर आप अपर एटमॉस्फेयर में आप देखें, इन अपर एटमॉस्फेयर, तो आपको इसकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन मिलेगी वो 0.1 ppm के करीब इसकी कंसंट्रेशन मिलेगी। लेकिन लोअर एटमॉस्फेयर में, इन लोअर एटमॉस्फेयर ये 0.02 ppm के करीब ये मौजूद होती है। लेकिन ये जो अपर एटमॉस्फेयर के अंदर 0.1 ppm इसकी कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर डिक्रीज आया, जिसको ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं। और उसका जो मेन कॉज है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs। CFC के अंदर जो स्पेशली क्लोरीन पोर्शन है, क्लोरीन, तो ये जो क्लोरीन पार्ट है इसका, वो इसके लिए बहुत ख़तरनाक है। क्लोरीन पोर्शन, क्लोरीन पार्ट ऑफ द CFC, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। एक क्लोरीन एटम 1 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने की सलाहियत रखता है और ये बहुत तेज़ी से ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। इस तरह से ओजोन डिप्लीट हो रही है, ओजोन की जो कंसंट्रेशन थी अपर एटमॉस्फेयर में ये डिक्रीज हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स they have been used in propellants, in aerosol cans, aerosol ये जो स्प्रे वाली बॉटल्स होती हैं, रेफ्रिजरेटर, हाँ जी, कूलेंट्स के तौर पर ये यूज होते हैं, एयर कंडीशंस में, रेफ्रिजरेटर्स में। तो इन जगहों पर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगरचे इन सिस्टम्स के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स सील्ड होते हैं, ये वैसे आमतौर पर रिलीज नहीं हो रहे थे, बट कभी कभार ये इस तरह के जो सिस्टम्स, एयर कंडीशनिंग सिस्टम या फिर ये रेफ्रिजरेटर्स, वहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का लीकेज भी हो जाता है, या फिर जब इनकी फिलिंग की जा रही होती है इन सिस्टम्स में, उस दौरान इसका लीकेज हो जाता है। तो इस तरह से इसकी कुछ कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती रहती है। अगरचे अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स डेवलप कर लिए गए हैं, लेकिन माजी की बात बताई जा रही है कि जब ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे तो उस वक्त इनका रिलीज़ बहुत ज़्यादा था और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचकर ओजोन के साथ रिएक्ट करते थे। तो ये 1977 में एक एस्टिमेशन सामने आया कि अंटार्कटिका वाले रीजन पर, ये जैसे डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि अंटार्कटिका वाले रीजन में जितनी ये ओजोन मौजूद थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते वहाँ पर अच्छा खासा यूँ होल क्रिएट हो गया है, वहाँ पर बहुत कंसंट्रेशन इसकी डाइल्यूट कर गई है, जिसको ओजोन होल भी कहा जाता है। और अब रीसेंट जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक ये होल अब दोबारा रीफिल हो रहा है, क्योंकि CFC के यूज़ के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई और इसके अल्टरनेटिव्स को इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसकी वजह से ये होल दोबारा से रीफिल हो रहा है। लेकिन अगर ये सिलसिला यूँ जारी रहता तो ये सारी ओजोन डिस्ट्रॉय हो सकती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि CFCs की ज़्यादा मिकदार जो रिलीज़ हो रही है वो तो पॉपुलेटेड एरिया से रिलीज़ हो रही है, जहाँ पर ज़्यादा अफराद मौजूद हैं, जैसा कि एशिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है दुनिया की, या अमेरिका वगैरह देख लें। लेकिन ये ओजोन होल डेवलप हो रहा है अंटार्कटिका में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दरअसल ऐसा इस वजह से हो रहा है कि बेशक जो दुनिया के पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, एशिया और अफ्रीका और यूरोप और साथ ये अमेरिका, वहाँ से ये CFCs ज़्यादा लिबरेट हो रहे होते हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये सर्कुलेट होते रहते हैं और ये सर्कुलेट होकर चारों तरफ फैल जाते हैं। अगरचे इनका इमिशन पॉपुलेटेड एरिया से हो रहा है, लेकिन उसके बाद ये चारों तरफ फैल जाते हैं, चारों तरफ फैल तो जाते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन आपको मैंने बताया कि CFC में मौजूद क्लोरीन पार्ट रिएक्ट्स विद ओजोन, दिस रिएक्शन इज ओनली पॉसिबल इन ऑन द साउथ पोल। वो क्यों? असल में इस रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशंस दरकार हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? वो है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। तो ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स ये दरअसल तकरीबन कोई 90
-90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये क्लाउड्स स्टैब्लिश होते हैं एट साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, जैसे ये यहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है वो -90 डिग्री सेंटीग्रेड है एट साउथ पोल, जहाँ पर अंटार्कटिका मौजूद है। जबकि नॉर्थ पोल वहाँ पर टेम्परेचर इसके मुकाबले में तकरीबन 20 डिग्री कम होगा, यानी -70 तक होता है। तो वहाँ पर ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स नहीं बनते। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो कि अपर एटमॉस्फेयर में स्टैब्लिश होते हैं एट -90 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि साउथ पोल पर ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं दे एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन इस रीजन में जाकर होगा क्योंकि ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एक किस्म का कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहे होते हैं इस रिएक्शन के लिए। और ये सिचुएशन सिर्फ चूँकि अंटार्कटिका वाले रीजन पर वहाँ पर उस एटमॉस्फेयर के अंदर बनती है, इस वजह से ये डिप्लेशन एक्चुअली वहाँ पर हो रही थी, ये बाकी रीजन पर ये डिप्लेशन नहीं हो रही थी। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स अराइज होने का अंदेशा है वो क्या है? तो देखो, ये जो ओजोन लेयर डिप्लेशन, इससे चूँकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का एक्सपोजर बढ़ जाएगा, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रिड्यूस कर रही थी, उसके पेनिट्रेशन को रोक रही थी। तो लिहाजा ओजोन की डिप्लेशन की वजह से जो इफ़ेक्ट्स डेवलप होंगे वो हेल्थ इफ़ेक्ट्स होंगे, इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इसकी डिप्लीशन से जो इफ़ेक्ट्स डेवलप होंगे तो उन इफ़ेक्ट्स में स्किन डिजीज़ेस, उसमें स्पेशली कैंसर टाइप की जो डिजीज़ेस हैं, कैंसर, और इसके साथ साथ आईज़ के प्रॉब्लम, कैटरैक्ट्स वगैरह, आई कैटरैक्ट्स, जैसे मोतिया उतर आता आंखों में, कैटरैक्ट्स। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स ओजोन लेयर डिप्लीशन के साथ एसोसिएटेड हैं। अगर ये सिलसिला यूँ जारी रहे तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है भाई, ये कुछ मेजर इश्यूज़ आपने देखे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के साथ रिलेटेड थे। अब आखिर में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बस ये जल्दी से हम इसको ख़त्म करते हैं। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज एंड their degradation, environmental resources and their degradation। रिसोर्स, ये नेचर के अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें हमें सपोर्ट करती हैं ना, उनको रिसोर्सेज कहा जाता है। एनीथिंग दैट सपोर्ट आवर लाइफ आर कॉल्ड रिसोर्सेज। एनीथिंग that support living beings in environment। ठीक है भाई, environment के अंदर कोई भी चीज़ जो living beings को सपोर्ट करती है is called a resource, उसको एक रिसोर्स कंसिडर किया जाता है। तो ये environmental resources कौन कौन से हैं? तो उसमें दो तरह के ये रिसोर्सेज होंगे। एक होंगे रीन्यूएबल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज की दो मेजर काइंड्स हैं, उनमें एक को कहा जाएगा रीन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज हैं जिन रिसोर्सेज को दोबारा से भी हासिल किया जा सकता है। रीन्यूएबल नाम से जाहिर है कि दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी डिप्लीटेड, दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। और दूसरे रिसोर्सेज होते हैं नॉन रीन्यूएबल, जो एक दफ़ा खर्च हो गए तो फिर दोबारा हासिल नहीं किए जा सकें। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में मिसाल के तौर पर एयर, वाटर, वाइल्ड लाइफ, ये चीज़ें आ जाती हैं। एयर, वाटर, वाइल्ड लाइफ, these resources are supposed to be renewable resources। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इसके अंदर फॉसिल फ्यूल और दीगर एनर्जी
रिसोर्सेज आ जाते हैं। इसमें मेटल्स आ जाएंगे, नॉन मेटालिक मिनरल्स आ जाएंगे, मेटल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स, और इसी तरह फॉसिल फ्यूल। तो ये चीज़ें दरअसल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अच्छा, तो इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करके हम अपने इन्वायरमेंट को बैलेंस रख सकते हैं, अदरवाइज इन्वायरमेंट ख़राब हो सकते हैं। इन रिसोर्सेज में एनर्जी रिसोर्सेज एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो हमारी डेली लाइफ में यूटिलाइज हो रहा है। तो एनर्जी रिसोर्सेज, इनको भी दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। एनर्जी रिसोर्सेज में वन ऑफ देम आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल और दूसरे इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल और दूसरा इनएग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होगा जो कि एक दफ़ा खर्च करने के बाद दोबारा हम उसको हासिल नहीं कर सकेंगे, बट इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी उसको अगेन एंड अगेन, यानी वही रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो उसमें देखो कुछ एनर्जी रिसोर्सेज हैं कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एक और तरह से भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, और दूसरे नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब है जो एनर्जी रिसोर्सेज हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, रिवायती तौर पर, उनको कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाएगा, जिसमें ये मुख्तलिफ़ तरह की एनर्जीज़ आ जाती हैं, सच एज़ फॉसिल फ्यूल। ये जो अभी एग्जांपल दे रहे थे हम, वो इसी से ताल्लुक़ रखता है। फॉसिल फ्यूल ये बेस्ट एग्जांपल है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की। या न्यूक्लियर एनर्जी, दिस इज़ अगेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन इसके मुकाबले में जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तो उनके अंदर ये विंड पावर, जियोथर्मल पावर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। जियोथर्मल पावर, या बायोमास, बायोफ्यूल, बायोगैस, ऑल दीज आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। दरअसल ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये इनएग्जॉस्टेबल हैं, और जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएंगे। तो इनकी ये जो डिप्लीशन हो रही है रिसोर्सेज की, वो उसका भी एक रीज़न ह्यूमन पॉपुलेशन का रैपिड इंक्रीज़ है। और जैसे जैसे ये ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज डिप्लीट कर रहे हैं, और एक वक्त आएगा कि हमारे पास फिर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। तो इसकी प्रोटेक्शन और इसकी कंजर्वेशन की सख्त ज़रूरत है। लिहाजा चूँकि हम लोग ही इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं, हमारा ही ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करें। तो इसमें ना सिर्फ हम तमाम इंडिविजुअल्स का रोल है इसकी मैनेजमेंट के अंदर, बल्कि इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी अपना पार्ट प्ले करती है इन रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के अंदर, और इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम सब ने मिलकर, हर एक इंडिविजुअल ने, एनजीओज़ ने, और इसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसीज ने मिलकर इन रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है, ताकि ये स्पेशली जो एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ख़त्म ना हो सके, और जो इनएग्जॉस्टेबल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सके, ताकि उसको हम अपने इस्तेमाल में ला सकें। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर मैन एंड इज एनवायरनमेंट ये अपने अख्ताम को पहुँचता है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक और पोर्शन एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी से रिलेटेड, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.